नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य वाई सी टी बुक्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास हमारी है प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। इससे पहले हम हिमालयी अफवाह तंत्र में सिंधु नदी अफवाह तंत्र और गंगा नदी अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। अब ये है हमारी ड्रेनेज सिस्टम की एक लास्ट क्लास, जिसपे हम भारत प्रायद्वीपीय, खासकर प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों और उनकी सहायक नदियों और साथ साथ उनका जल विभाजक और किन किन राज्यों से होके ये जल प्रवाहित करती हैं, इनकी सबकी हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास में। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी अपवाह तंत्र में कुछ डिफरेंस है। ये जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है, यह हिमालयी अपवाह तंत्र की अपेक्षा प्राचीन है। और साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर्वत, जो भारत का ये मैप है, ये पश्चिमी घाट पर्वत तापी नदी से लेके कन्याकुमारी तक ये एक जल विभाजक का काम करता है, जो पश्चिमी घाट पर्वत से के पश्चिमी छोर से निकलने वाली नदियों और साथ साथ पूर्वी घाट से पूर्वी छोर से निकलने वाली नदियों के बीच एक जल विभाजक का काम। और एक चीज और देखें, पश्चिमी घाट पर्वत का जो ढाल है, ये ढाल, ये पूर्व की ओर, इसका ढाल पूर्व एंड दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की तरफ ज्यादा है, जिसके कारण गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये निकलती तो है पश्चिमी घाट से, और साथ ही साथ ये एक लंबा मार्ग तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। और इसका जो पश्चिमी छोर है, इसका ढाल तीव्र होने के कारण जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, वो डेल्टा का निर्माण ना करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी और डेल्टा में डिफरेंस होता है। एस्चुरी ऐसी होती है कि जो नदियां डायरेक्ट समुद्र में मिलने के साथ साथ लाए गए मलबों का या बिना निक्षेप किए मलबा, कंकड़ पत्थर को साथ में समुद्र में प्रवाहित करती हैं, उसको एस्चुरी कहते हैं। और डेल्टा डेल्टा ऐसे होते हैं, समुद्र नदियों का जल समुद्र में मिलने से पहले नदियों द्वारा लाए गए मलबा और कंकड़ पत्थर को तट के पहले ही छोड़ दिया जाता है, ये डेल्टा कहलाते हैं। डेल्टा कहलाते हैं। तो हम बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम केंद्र की बात करें, ये महाराष्ट्र के नासिक जिला में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ये महाराष्ट्र का नासिक जिला है। ये रही गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी इसके उद्गम की बात करें, नासिक जिला, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है। और इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसके आकार और आयु और लंबाई के कारण ही इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। इसको दक्षिण की गंगा।
गंगा बोला जाता है। और साथ ही साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी है। और अब बात करते हैं इसका डेल्टाई क्षेत्र जो है, डेल्टाई क्षेत्र ये प्रवाहित होती है, ये डेल्टाई क्षेत्र, ये नदी नब्य है। मतलब यहाँ नौका के जो शौकीन है वह यहाँ आकर नौकायन का मजा लेते हैं और अपनी शौक पूरी करते हैं। नदी नब्य, नदी नब्य है। और साथ ही साथ ये तेलंगाना के पठार को दो भागों में डिवाइड करता है। ये रहा तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार दो भागों में डिवाइड करता है। और एक बात कर ले, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? की सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियां मंजरा, इंद्रावती, पूर्णा और पेनगंगा, वेनगंगा, ये आदि सहायक नदियां हैं जिसमें से दाएं तट पर बायां तट और दाएं तट। तो इसमें बात करें वेनगंगा, वेनगंगा और पेनगंगा, और साथ ही साथ इंद्रावती, इंद्रावती और पूर्णा। और दाएं तट पे मिलने वाली एकमात्र नदी, नदी है मंजरा नदी। मंजरा नदी गोदावरी के दाएं तट से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है। और अब बढ़ते हैं, ये रही गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद आते हैं कृष्णा नदी। मैप में अपने देखते हैं, कृष्णा नदी की उद्गम केंद्र की बात करें तो ये महाबालेश्वर, ये रही कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में स्थित महाबालेश्वर। महाबालेश्वर पश्चिमी घाट में स्थित महाबालेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी उद्गम केंद्र महाबालेश्वर। पश्चिमी घाट। और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। और साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदियों में
भीमा, तुंगभद्रा, ये रही कृष्णा नदी, महाबालेश्वर। और इसकी सहायक नदी जो बाएं तट से मिलती है, ये भीमा नदी, भीमा नदी। और दाएं तट से मिलने वाली तुंग और भद्रा दो सरिताएं हैं। तुंग भद्रा भद्रा की संयुक्त धारा को तुंग भद्रा नदी कहते हैं। तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा के दाएं तट से मिलने वाली ये दो प्रमुख नदियां, और साथ ही साथ मूसी नदी भी इसकी एक सहायक नदी है। मूसी नदी। और इसकी बात करें तो मालप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, ये दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियां, और साथ ही साथ मूसी और मालप्रभा। मालप्रभा गोवा की महत्वपूर्ण नदी है। मालप्रभा, ये रही गोवा। मालप्रभा नदी, ये गोवा की महत्वपूर्ण नदी, गोवा की महत्वपूर्ण नदी है, जो गोवा को दो भाग में डिवाइड करती है, और साथ ही साथ उत्तरी सह्याद्री और मध्य सह्याद्री का डिवाइडेज, मतलब विभाजक पॉइंट भी है। विभाजक पॉइंट भी मालप्रभा नदी को ही माना जाता है। और अब बढ़ते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम केंद्र त्र्यंबकेश्वर या ब्रह्मगिरी, और कहीं कहीं पे पुष्पगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम केंद्र माना जाता है। ये कर्नाटक के कुर्ग जिला, कावेरी नदी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, या कहीं कहीं पर पुष्पगिरी, पहाड़ी से निकलती है, और ये कुर्ग जिला कर्नाटक में आता है। कर्नाटक में कावेरी नदी नदी अक्सर सुर्खियों में रही है, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद। इसका जो जल विवाद है, ये तीन राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों की आपसी विवाद के कारण ये अक्सर सुर्खियों में रही है। और इसके अगर द्रोणी की बात करें, कावेरी नदी की द्रोणी, कावेरी नदी की द्रोणी की अगर बात करें तो ये इसका जो है 3%। केरल में 3%, और कर्नाटक में
कर्नाटक में इसकी द्रोणी 41% और तमिलनाडु में इसके 56% जल का प्रवाह है। और साथ ही साथ ये प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा इस पे जल का घटाव और या बढ़ाव बहुत कम ही होता है, क्योंकि इस पे जो है इसके पूर्वी छोर पे, अगर ऊपरी छोर की बात करें तो इसको दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण पश्चिम मानसून से ऊपरी क्षेत्र को जल की मात्रा या यूं हो कि जल दक्षिण पश्चिम मानसून से जल मिलता है, और इसके अगर निचले भाग को उत्तर पूर्व मानसून से जल जल की इसकी आपूर्ति होती है, जिसके कारण इस पे वर्ष भर जल एक ही फ्लो में बहता रहता, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो इसी उत्तर उत्तर पूर्व मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ मानसून जिसको तमिलनाडु में आम्र वर्षा भी कहते हैं। तमिलनाडु में इसको आम्र वर्षा, आम्र वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तमिलनाडु में आम की पकने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और इसीलिए ये वहाँ की आम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है या सबसे सहायक हो जाती है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी की सहायक नदियां, काबिनी, भवानी, कामनी, भवानी। और कामनी जो ये जो भवानी नदी है ये केरल की महत्वपूर्ण एक नदी है, केरल की महत्वपूर्ण नदी है। और कावेरी नदी पे एक जुड़वा जलप्रपात और साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलप्रपात भी अवस्थित है। जुड़वा जलप्रपात, एक है भार चुकी और भारा चुकी, और एक है गगन चुकी। गगन चुकी और दूसरा है गगन चुकी। इसको जो है ये पूर्वी छोर पे और ये पश्चिमी छोर पर, और इन दोनों को सम्मिलित रूप में शिव समुद्रम जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात। और अब बात कर लें इसके प्राकृतिक जलप्रपात, जो कावेरी नदी पे दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलप्रपात हैं।
पहला है शिव समुद्रम, जलप्रपात, और दूसरा है होगेनकल। जलप्रपात। ये दो महत्वपूर्ण प्राकृतिक जलप्रपात, यह है कर्नाटक, कर्नाटक में, और होनेकल है ये तमिलनाडु राज्य में। ये इंपॉर्टेंट दो पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है, या होनेकल जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और इसकी इंपॉर्टेंट, कि भवानी नदी जो है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि भवानी नदी भवानी नदी ये तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण और दूसरी सबसे सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी है। और अब यहीं पे बात कर लेते हैं वैगई नदी। वैगई नदी दक्षिण भारत में सबसे लास्ट छोर पर, भारत की सबसे लास्ट छोर पर स्थित नदी वैगई नगर नदी, जो पाक की खाड़ी में गिरती है, ये वैगई नदी है। वैगई नदी का उद्गम केंद्र की बात करें तो वर्षा नद पहाड़ी, मदुरई जिला, तमिलनाडु। ये मदुरई और तमिलनाडु से निकलती है, और ये पाक की खाड़ी में गिरती है। पाक की खाड़ी में गिरती है। और मदुरई और रामनाथपुरम, रामनाथपुरम नामक दो नगर मदुरई वैगई नदी के तट पर अवस्थित है। और ये बात हुई प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदियों। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट पर्वत से के पश्चिमी छोर से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां, जिनमें से कुछ है, एक है शरावती नदी, एक भारत पूछा, और साथ ही साथ एक पेरियार नदी। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है भारत पूछा। ये रहा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के पूर्व छोर से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और पश्चिमी छोर पर कुछ छोटी नदियां लेकिन महत्वपूर्ण नदियां, जो डायरेक्ट अरब सागर में अपना जल का निकास करती हैं। इसमें से भारत पूछा, भारत पूछा नदी की बात करें, ये अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, और
केरल की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, और इसको जो है पुनानी के नाम से भी जाना जाता है, और ये अरब सागर में अपना जल निकास करती है। उद्गम केंद्र की बात करें, अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है, और केरल की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी का मतलब ये बड़ी नदी है, ये जल के प्रवाहित होने के आयतन पर, प्रवाहित जल के आयतन के आधार पर। जल के आयतन के आधार पर बड़ी नदी बोला जाता है। अगर सबसे लंबी नदी की बात करें, कहीं आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी दोनों में डिफरेंट होता है। बड़ी नदी का मतलब कि जल के आयतन से उस नदी में कितना जल प्रवाहित होता है, उसको बड़ी नदी, और वो नदी कितने भौगोलिक क्षेत्र से होके गुजरती है उसको लंबी नदी कहते हैं। लंबाई की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, पोनानी। पोनानी नदी, और ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अब बात कर लेते हैं सारावती नदी। सारावती नदी का उद्गम केंद्र, ये शिमोगा से, शिमोगा जिला। कर्नाटक, कर्नाटक। और इसकी बात करें, सबसे एक भारत का सबसे महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, साथ ही साथ इसका एक और नाम है गरसोपा। गरसोपा या जोग जलप्रपात, और इसी का नाम जो है महात्मा गांधी। गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और ये रही, अब बढ़ते हैं पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम केंद्र भी अन्नामलाई की चोटी से या अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है, और ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी, और साथ ही साथ केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार। तीसरी नदी पेरियार नदी। उद्गम केंद्र इसका है अन्नामलाई। अन्नामलाई की पहाड़ी, और ये केरल की
दूसरी सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी है, और केरल की सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी। अभी मैंने आपको बताया लंबाई और बड़ाई। यह है सबसे बड़ी नदी आयतन के आधार पर, जल के आयतन। जल के आयतन, और यह है भौगोलिक क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे लंबी नदी। और इसको ये अपना जल निकास जो है, अगर जल निकास की बात करें, वेम्बनाथ झील के उत्तर में, वेम्बनाथ उत्तर में जाके ये अरब सागर में, अरब सागर, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो अब कुछ प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियों की बात करें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से है, एक है महानदी, और दूसरी है नर्मदा, तापी और स्वर्णरेखा, साथ ही साथ ब्रह्मणी नदी। तो इनकी बात करें, इस पे है सबसे पहले महानदी। महानदी, महानदी का उद्गम केंद्र मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी से निकलती है। उद्गम केंद्र मैकाल। और जगह की बात करें, सिंघवा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ओडिशा में बहते हुए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से है शिवनाथ, हत्सो और माल्द। सहायक नदी, शिवनाथ और हसदो, और साथ साथ एक और है तेल। ये सहायक नदी। और अब बात कर लेते हैं स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम केंद्र है छोटा नागपुर। ये निकलती है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक बात कर लेते हैं बैतरणी, और बैतरणी के साथ साथ ब्रह्मणी। वैतरणी नदी, ये उड़ीसा के राउरकेला, राउर निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में ये भी मिल जाती है। और एक महत्वपूर्ण नदी की बात कर ले,
स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा हो गई, बैतरणी हो गई और ब्रह्मणी। ब्रह्मणी नदी की बात करें, ये उड़ीसा से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। और एक डैम की बात करें, डैम, हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम अभी छूट गया था, नोट डाउन कीजिएगा आप। हीराकुंड, ये महानदी पर, महानदी में अवस्थित है। तो ये रही एक कुछ महत्वपूर्ण जो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी छोर से निकलती हैं। और साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट नदियां, जिनमें से नर्मदा, नर्मदा नदी का उद्गम केंद्र की बात करें, यह है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के दोनों के बीच में स्थित भ्रंश घाटी से बहते हुए ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। खंभात की खाड़ी में मिलती है जाके। और भेड़ा घाट के नजदीक जबलपुर में भेड़ा घाट, यहाँ पे एक धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी करती है। धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात का निर्माण करती है। और आगे बढ़ते हैं, अगली है तापी नदी। तापी नदी का उद्गम केंद्र बैतूल जिला, बैतूल जिला मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकलती है और सूरत से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में मिलती है। खंभात की खाड़ी में मिलती है। एक इंपॉर्टेंट नोट खींचेगा, सूरत अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो वह है तापी नदी के तट पर। और अब यहां पे बात कर लेते हैं साबरमती और माही। साबरमती नदी, ये आधुनिक भारत के इतिहास में काफी चर्चित नदी रही। इसके उद्गम केंद्र की बात करें, ये आरावली श्रेणी से, अरावली की पहाड़ी से निकलती है। और गांधीनगर, गांधीनगर साथ ही साथ अहमदाबाद, गांधीनगर एंड अहमदाबाद, अहमदाबाद नामक दो शहर, गुजरात के दो इंपॉर्टेंट शहर साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है। और महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह आश्रम जो गुजरात में अवस्थित है, वो भी साबरमती नदी के क्षेत्र में ही अवस्थित है। और अब इसकी बात करें, ये इसके जो गिरने की है, ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। और एक इंपॉर्टेंट नदी माही नदी, लास्ट है यह हमारी। माही नदी, माही नदी जो है, ये मध्य प्रदेश के मेहत झील से निकलती है।
और राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात, 3 राज्यों से होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। उद्गम केंद्र की बात करें, ये मेहा झील, मेहद झील मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां से निकलती है और एम एमपी, राजस्थान और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट, ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। दो बार काटती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, या वो कौन सी नदी है भारत की, वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो वह है हमारी माही नदी। तो ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी और आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ये क्लास आपको समझ आए तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।